हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, प्रीलिम्स तो हो चुका है, मेंस एग्जाम होना है। इसके बीच का जो टाइम है, जब तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता तब तक अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना, ये अपने आप को ये कन्विंस करना कि रिजल्ट आपके हक में आएगा कि नहीं आएगा, ये काफी एक डिफिकल्ट टास्क है। बट जितना आप सोचेंगे आप उतना उसमें फंसते जाएंगे, इसलिए उसको मत सोचिए और आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ाई करने से या फिर एग्रीकल्चर पढ़ने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। आपके लिए ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम ही आएगा, मेंस में भी और बाकी अदर एग्जामिनेशन में भी। अपने आप को ये याद दिलाते रहिए, आई कैन डू दिस, आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। बट सिर्फ बातों से या फिर प्रीलिम्स की कट ऑफ एक्सपेक्ट करने से नहीं, बल्कि ये चीज पढ़ने से होगा। सो पढ़ना आपको अभी से शुरू करना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा था पेपर डिफिकल्ट था। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करें कि जिससे कि आपकी थोड़ा थिंकिंग लेवल या फिर आपका जो पढ़ने का डायमेंशन है वो बढ़ सके। अपनी आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर, जिसको आप बहुत डिफरेंट नाम से पढ़ते हैं। कोई नाबार्ड नॉर्म से पढ़ता है, कोई नाबार्ड सब्सिडीज, बैंक सब्सिडीज, एग्रीकल्चर सब्सिडीज, एग्रीकल्चर में मिलने वाली जितनी भी सब्सिडीज होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, हम वो इसमें करने वाले हैं। इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 तक लिखिए और यहाँ पे देखिए कि आप आंसर कर पाए या नहीं कर पाए। और लास्ट में आपका जो स्कोर होगा आप जरूर पोस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। ओके, और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट देना शुरू किया या फिर नहीं किया। सो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हैं और फिर आप उसके बाद मतलब वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आप उसके बाद इसको पढ़िए और फिर पहले ट्राई कीजिए आंसर करने का। क्वेश्चन है, अंडर द MOVCDNER Mission Organic Value Chain Development in the Northeastern Regions, financial assistance of dash rupees for 3 years is provided for the creation of FPOs, support to the farmers for the organic inputs, quality seeds, planting material and the training and the hand holding and the certification. So आपको सब्सिडी बतानी है कितनी मिलती है। खाली MOVCDNER देख के आंसर मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। देखिए कि किस चीज के लिए सब्सिडी। आप सभी को पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए सब्सिडी दी जाती है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम किस में कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सभी को पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे पास दो स्कीम है, PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना और दूसरी MOVCDNER, ये और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। ये दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। एक स्कीम है जो कि नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है, जिसको हम BPKP बोलते हैं, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ओके, अब इन तीनों में ही असिस्टेंस दी जाती है फॉर द कन्वर्जन पीरियड, सो दैट कि जो एग्रीकल्चर कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से हमको ऑर्गेनिक मतलब केमिकल फ्री होने में जो टाइम लगता है उसके लिए तो यहाँ पे गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग करती है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, हम इस टाइप से याद करते हैं, PKVY में 31,000 रुपीज मिलता है फॉर द इनपुट्स और ओवरऑल मिलता है 50,000। ओके, ये आप सभी ने याद किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली हम इसमें भी याद कर लेते हैं कि 32,500 रुपए की सब्सिडी इसमें दी जाएगी अंडर द MOVCDNER। सिमिलरली हम BPKP में भी याद करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आगे है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। सो हमारे माइंड में क्या आएगा, 3200, 500 या फिर हमारे मन में आएगा 3100, बट हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है FPO के साथ फॉर्मेशन के लिए, जो करेक्ट आंसर इज 46,575। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि इसीलिए हमारे क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाते हैं। हम बेसिक सी चीजें पढ़ के जाते हैं, फिर वो नहीं पूछी जाती है तो दिक्कत होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये PKVY का है, जस्ट मैंने ये दिखाना चाहा कि 3 साल में कितनी असिस्टेंस दी जाती है। तो 3 साल में अगर आप असिस्टेंस देखेंगे तो ये जो इनपुट्स के लिए है वो 31,000 है। उसके अलावा बाकी ये सारी चीजें हैं। देखिए FPO केसेस में 2,000 रुपीज, मार्केटिंग सपोर्ट के लिए 1,500, 5,300, तो टोटल होती है 50,000 रुपीज। तो इस टाइप से बाइफर्केशंस होते हैं। तो एटलीस्ट ये सब याद नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ याद करना है, बट एटलीस्ट आपको ये समझ रहे कि हाँ ये कुछ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। और जनरली PIB में या फिर जो हर बार चीजें डिस्कस होती है वो इनपुट्स के लिए और ओवरऑल सब्सिडी डिस्कस होती है, तो ये आपको पढ़ना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल लोन्स अंडर द AIF एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फाइनेंसिंग फैसिलिटी विल हैव टू इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम अप टू अ लिमिट ऑफ रुपीज, कितने लाख रुपीज के लिए है ये आपको बताना है। साथ ही साथ ये बताना कि फाइनेंसिंग विल बी डन फॉर द इनिशियल हाउ मेनी इयर्स फॉर द लॉन्च। ये आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, आप इसको आराम से पढ़िए।
फिर इसको आंसर करते हैं। कोशिश यहाँ पे ये की गई है कि आप क्वेश्चंस को ऐसे पढ़े या फिर क्वेश्चंस के बाद अगर आपको स्कीम पढ़नी पड़े तो फिर कोई भी चीज छूटे ना आपके। ओके, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको स्कीम्स को ना 6 पॉइंट्स पे याद करना है। 6 पॉइंट्स पे याद करेंगे तो बहुत इजीली आपको याद रहेगा। अभी आगे डिस्कस भी करेंगे इस चीज को। अब यहाँ पे पूछा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कितने लिमिट है। अब जनरली होता है कि आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पढ़ा होगा तो आपने ये रटा भी होगा कि दैट 3% ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन इज प्रोवाइडेड फॉर द 2 करोड़ रुपीज अप टू 2 करोड़ रुपीज ऑफ द प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे वो लैक्स में पूछ लिया गया है, तो अब लैक्स में पूछ लिया है तो उसको लैक्स में चेंज कर दीजिए, 200 लाख यहाँ पे हो गया। देन इसमें पूछा गया फाइनेंसिंग फैसिलिटी कितने साल के लिए है, तो फाइनेंसिंग फैसिलिटी 6 ईयर के लिए, और यहाँ पे 200 वाला एक ही ऑप्शन है, सो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। देन आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो स्कीम है वो 2020 में लॉन्च की गई, और उसके बाद उस टाइम पे ये 10 ईयर के लिए थी, लास्ट ईयर इसको एक्सटेंड करके 13 ईयर के लिए कर दिया, तो मतलब ये कंप्लीट होगी 2032 एंड 33 में। ओके, इनिशियल फाइनेंसिंग 6 ईयर के लिए है, 7 ईयर के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन का कंपोनेंट है, इनडायरेक्ट सब्सिडी है, डायरेक्ट क्रेडिट लिंक सब्सिडी यहाँ पे नहीं है, इनडायरेक्ट क्रेडिट लिंक इंटरेस्ट सबवेंशन फैसिलिटी। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छी स्कीम है। The difference between premium rate and the rate of insurance charges payable by farmers shall be treated as the rate of normal premium subsidy which shall be paid by। जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया एक बार पढ़ने से उसको बार बार पढ़ना है। क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए 2-3 पार्ट्स में, 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो थोड़ा सा समझ आएगा। क्या है क्वेश्चन का जिस्ट, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। कहने का मतलब है, थोड़ा सा यहाँ पे पहले स्कीम को समझ लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि इंश्योरेंस कवर करती है किसी भी क्रॉप के लिए। सारी क्रॉप्स लगभग इसमें एलिजिबल हैं। कमेंट बॉक्स पे इसका टैगलाइन बताइएगा मुझे कि इस स्कीम की टैगलाइन क्या है। जैसे ई नेम की है वन नेशन वन मार्केट, सिमिलर इसी की भी एक टैगलाइन है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए कि ये इंश्योर होती कैसे है क्रॉप। मान लीजिए कि किसी को अपना पैडी क्रॉप को इंश्योर करना है, 1 हेक्टेयर एरिया में पैडी क्रॉप ग्रो की गई है, अब इसको इंश्योर करना है। तो इंश्योर करना है मतलब कि अगर किसी भी रीजन से ये क्रॉप खराब हो गई तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो भी सम इंश्योर्ड किया जाएगा वो दिया जाएगा। अब ये सम इंश्योर्ड करेगा कौन, तो ये जो सम इंश्योर्ड होता है ये SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटीज होती हैं, ये मिलकर तय करती हैं। मान लीजिए कि किसी स्टेट में, ये हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट होता है, तो ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया में कॉमन होगा। ओके, तो ये हर जगह अलग अलग होता है, प्रीमियम भी हर जगह अलग अलग होता है, यही थोड़ा सा आपको समझना है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कॉमन है। तो मान लीजिए कि ये 80,000 है किसी डिस्ट्रिक्ट में, ओके, कि अगर 1 हेक्टेयर पे पैडी की क्रॉप खराब होगी तो 80,000 रुपए दिए जाएंगे। अब मान लीजिए कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस कर रही है, उसने कहा कि ठीक है हम 80,000 रुपए देंगे बट आप हमको पहले प्रीमियम दो। प्रीमियम पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम गाड़ी में भी करते हैं, हमने देखा IDV के अगेंस्ट। तो मान लीजिए कि AIC ने कहा कि 80,000 के कवर के लिए 5,000 का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो 5,000 का प्रीमियम इज रिक्वायर्ड टू कवर द क्रॉप फॉर 80,000 रुपीज। ये बेसिक चीज हो गई। अब आप समझिए कि PMFBY का प्रोविजन क्या है। PMFBY के अकॉर्डिंग फार्मर विल पे 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड, वो उतना ही प्रीमियम पे करेगा। अब 80,000 का 2% कितना हो गया, 1,600 रुपए। 1,600 तो फार्मर ने पे कर दिया, अब बचा 3,400 रुपीज, इसको कौन पे करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम रेट एंड द रेट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस पेबल बाय फार्मर कौन पे करेगा, ये बताइए। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों शेयरिंग करेंगे, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होगा। याद रखिएगा, हमेशा हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बेसिक सा क्वेश्चन, खरीफ का इंश्योरेंस कितना, खरीफ का इंश्योरेंस रेट कितना या प्रीमियम रेट कितना है, वो तो बहुत इजीली आप बता देंगे, 2%, 1.5% या 5%। वो क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। बट क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो इंश्योरेंस है अगर क्रॉप खराब होती है तो कितने साल के जो एवरेज होता है उसके बेसिस पे दिया जाता है। तो ये चीज थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Government provides the interest subvention of 2% of the short-term crop loans up to dash lakh. Collateral-free loan for the short-term agriculture credit has been raised from 1 lakh to dash. किसकी बात की गई है, किसान क्रेडिट कार्ड की। कहीं पे लिखा नहीं है किसान क्रेडिट कार्ड, बट बात की गई है KCC की, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, तो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 6 मंथ टू 1 ईयर। तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, और इसके बीच में किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जो कि प्रोडक्शन क्रेडिट है। ओके,
अब ये पूछा गया है कि इसमें कितने लाख रुपीस तक जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो देती है। तो आपको पता होगा कि जनरली गवर्नमेंट 2% का देती है, इस बार ये 1.5% दिया गया। उसकी चीजें कुछ अलग हैं, वो बाद में कभी अगर आपको लगेगा तो हम डिस्कस करेंगे। देन 3% प्रॉम्प्ट रिपेमेंट दिया जाता है। तो फाइनल जो नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 4% होता है किसान क्रेडिट कार्ड के केस में। तो अब ये कहने का मतलब है कि ये जो सारी सुविधाएं दी जा रही है कितने रुपए तक दी जाएंगी, क्योंकि केसीसी की लिमिट तो कितनी भी बन सकती है। आप सभी को पता होगा किसान क्रेडिट कार्ड की जब लिमिट फिक्स होती है, मान लीजिए किसी किसान के पास 3 हेक्टेयर ऑफ लैंड है और ये पैडी ग्रो करता है और पैडी के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस मान लीजिए कि 80,000 है, तो ये इतना हो जाएगा स्केल ऑफ फाइनेंस इनटू एरिया, तो ये कितना हो जाएगा 2,40,000। अब इसके पास 3 हेक्टेयर एरिया है, ये इसने खरीफ में ग्रो किया, अब ये रबी में भी ग्रो करेगा, मान लीजिए 50,000 है उसके लिए, तो ये कितना हो गया 1,50,000। अब जो इसकी टोटल लिमिट हो गई, वो कितनी हो गई 3,90,000। अब इसको कहां तक सब्सिडी दी जाएगी, तो इसको जो सब्सिडी दी जाएगी वो मैक्सिमम 3 लाख तक ही दी जाती है, और जो उसके आगे का जो पार्ट है 90,000 वाला पार्ट है वो नॉर्मल जो बैंक रेट्स हैं या नॉर्मल जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है उस पे चार्ज होंगे। सो ये आपको ध्यान रखना है कि लिमिट कितनी भी हो किसी भी फार्मर की, और लिमिट मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट स्केल ऑफ फाइनेंस और एरिया पे डिपेंड करती है, तो उसके लिए कोई ऐसी सीलिंग नहीं है। सो 3 लाख इज द करेक्ट आंसर हियर। देन दूसरा पूछा है कि जो कोलेटरल फ्री है, मतलब कोलेटरल के बिना किसी गारंटी वारंटी के कितना लोन मिल सकता है, सो वो 1.6 लाख रुपीस है। ओके, बिना किसी मॉर्टगेज के इतना लोन दिया जा सकता है, ये आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देन अंडर बीपीकेपी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ डैश रुपीस 3 ईयर इज प्रोवाइडेड for the cluster formation, capacity building, continuous handholding by the trained personnel, certification and the residue analysis। ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में रेसिड्यू एनालिसिस क्या होता है। Then under the BPKB to facilitate marketing of the natural farming products, dash per hectare is provided for the PGS certification and the residue analysis for 3 years। अब ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, PIB में आप हर बार देखोगे इससे आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 12,227 रुपीज। सो 12,200 रुपीज तो स्टार्टिंग में दिया आता है। रेसिडुअल एनालिसिस आप बताएंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि रेसिडुअल एनालिसिस क्या है, हालांकि कन्वर्जन पीरियड से रिलेटेड ही है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए 2700 रुपया दिया जाता है। तो बेसिकली पीकेवीवाई, एमओवीसीडी, एनईआर और बीपीकेपी, ये 3 चीज के लिए आप थोड़ा सा याद कर लेंगे एक डिजिट, तो ये कोई भी डिफिकल्ट आपके लिए नहीं रहेगा। अब आ जाइए भैया एनएचबी पे। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज इंप्लीमेंटिंग अ स्कीम namely capital investment subsidy for the construction, expansion, modernization of cold storage and the storage for the horticulture product। कितनी सब्सिडी दी जाएगी इसमें जनरल एरियाज के लिए, जबकि जो कैपेसिटी होगी वो 5,000 से 10,000 होगी। ओके, तो इसका आंसर आपको बताना है। ओके, पहले ही दिखा दिया आंसर, खैर आप लोग ये खुद से समझिएगा कि आपको आंसर आता है कि नहीं आता है। सो ये जनरल एरियाज में कितनी है 35% है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक एरिया 50% है। स्कीम ध्यान से देख के पड़ेगा कि किसकी सब्सिडी पूछी हुई है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। अब आप देखेंगे आज के टाइम पे आपको पोस्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स खोलने हैं, तो AIF स्कीम भी है, उसके अलावा NHB की NHB की स्कीम्स भी है। AIF और NHB में क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी दी जाती है बैक एंडेड, और यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन का कंपोनेंट है। ओके, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हैं, डिफरेंशिएटिंग चीजें हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे किसी को भी एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर से या फिर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो बहुत सारी स्कीम है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, देन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम्स हैं, देन उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है फिशरीज के लिए फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी के लिए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसके अलावा KCC स्कीम्स तो है ही प्रोडक्शन क्रेडिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर इंडिविजुअल परचेज ऑफ ड्रोन्स द स्मॉल एंड मार्जिनल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फार्मर्स आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस एट द रेट 50 रुपीज अप टू अ कॉस्ट ऑफ मैक्सिमम कितना 40%, अदर फार्मर्स को मैक्सिमम कितना। तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, हालांकि आंसर आपको पहले ही दिख गया। सो यहाँ पे क्या है कि असिस्टेंस दी जाती है इंडिविजुअल परचेज के लिए, मतलब इंडिविजुअल फार्मर को परचेज करना है तो कितनी दी जाएगी, तो 50% अप टू द कॉस्ट मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख, तो 55 ऐसे याद करेंगे। अदर फार्मर्स के लिए 40% है और मैक्सिमम कितना है 4 लाख रुपीस। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
इसके अलावा आप देखेंगे किसान ड्रोन में बहुत सारे सब्सिडी के कंपोनेंट है, जैसे 100% सब्सिडी है जो इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, केवीके यूनिवर्सिटीज, स्टेट इंस्टीट्यूट्स, उन सभी के लिए। 75% की सब्सिडी है एफपीओस के लिए, अगर एफपीओस डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप देखेंगे 40% सब्सिडीज है सीएचसीज के लिए। देन उसके अलावा 50% सब्सिडीज है एग्री ग्रेजुएट्स, अगर सीएचसीज या फिर किसान ड्रोन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो। ये सारे परसेंटेज आपको याद होने चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। किसान ड्रोन, नेचुरल फार्मिंग, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट अभी चल रही है क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस इन सभी पे है। The next question is, what is the maximum financial assistance given by the government of India for the purchase of tractor for the women beneficiary for tractor 2WD above 20 to 40 PTO? PTO क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। HP तो इसके लिए पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से पूछा आपने क्वेश्चन, और वो भी आपने पूछा विमेन बेनिफिशरीज के लिए। ऐसा ही हमारा रिएक्शन था जब हमने अपने टाइम पे एग्जामिनेशन दिया था। हमारे टाइम पे 2 या 3 क्वेश्चन थे, ट्रैक्टर नहीं पूछा गया था, पावर टिलर के लिए पूछा गया था। तो हमने कहा ये पावर टिलर इतना कब से इंपॉर्टेंट हो गया, और वो भी विमेन बेनिफिशरीज के लिए। ऐसी भी स्कीम होती है, बाद में पता चला कि ऐसी स्कीम्स होती हैं जिन्हें पढ़ना भी पड़ता है, अदरवाइज फिर मार्क्स कम आते हैं और हमें लगता है पेपर बहुत डिफिकल्ट आया क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता है। तो एसएमएएम स्कीम है, आप सभी को पता है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, किसान ड्रोन्स भी उसी के अंदर आते हैं, ये सारी चीजें भी उसके अंदर आती हैं। उसके डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे मिल जाएंगे, तब फिर आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये इसका स्क्रीनशॉट मैंने लेके यहाँ पे डाला हुआ है। इसके अलावा ये सारी चीजें हमने जो हमारे कोर्स में सब्सिडीज रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसमें चीजों को दिया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी मेंशन्ड है, यहाँ पे फॉर एससी एसटी स्मॉल एंड द विमेन बेनिफिशियरी है, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी है। अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन पूछा वो ट्रैक्टर 2D अबाउट 20 to 40, तो इसके लिए मैक्सिमम कितनी है 2.5 लाख रुपीस, और पैटर्न ऑफ असिस्टेंस क्या है 50%, और यहाँ पे जब बाकियों के लिए कितना है 40%। तो जनरली परसेंटेज पूछा जाता है, ये लिमिट कभी कभी पूछ ली जाती है, और जनरली ये भी याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप 50 और 40 याद रखिए। आप सभी को पता है कि हर एक इसमें जो भी असिस्टेंस दी जाती है जनरल के थोड़ा कम, स्पेशल कैटेगरी में थोड़ी सी ज्यादा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम है, आप सभी को पता है, डायरेक्ट स्कीम बाय द नाबार्ड, जिसमें कि सब्सिडी दी जाती है क्रेडिट लिंक्ड। क्रेडिट लिंक मतलब लोन से लिंक होगी, ऐसा नहीं कि खाली सब्सिडी दे दी आपको। कंपोजिट सब्सिडी, पहले क्या होता था कि क्रेडिट सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन के 2 कंपोनेंट होते थे। अब उन्होंने अलग कर दिया दोनों को, कहा कि एक कंपोजिट सब्सिडी दी जाएगी, अलग अलग नहीं दी जाएगी। फॉर प्रोजेक्ट फंडेड थ्रू द बैंक लोन वुड बी एलिजिबल फॉर फार्मर, ये कितनी है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये जनरल के लिए पूछा है। मैंने आपको बताया ना कि हर एक उसमें एक जनरल और एक स्पेसिफिक रहता है, तो जनरल के लिए ये 36% है, और अगर आप देखेंगे कि 44% फॉर द विमेन, एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। अब एसीएबीसी क्या है, एग्री क्लिनिक या फिर एग्री बिजनेस सेंटर्स, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और इस फील्ड में जो लोग वर्क कर रहे हैं वो इसके तहत लोन ले सकते हैं, या फिर अपना कोई भी एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें जो कंपोजिट सब्सिडी है, कंपोजिट सब्सिडी का मतलब क्या है, इसमें क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी भी रहेगी, वो जनरली 25% होती है, हालांकि अब बाइफर्केशन इसका बंद कर दिया है लास्ट ईयर से। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट रहता है। ओके, तो ये दोनों मिला के अब 36% कर दिया गया है जनरल के लिए, एंड 44% कर दिया है फॉर द एससी एसटी एंड द वुमेन, 36% फॉर द जनरल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट मेरा कोई मकसद आपको डिमोरलाइज नहीं करना है, बेसिकली समझाना है कि जब हम स्कीम्स को पढ़ें तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का कंपोनेंट है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, तो फिर हमें बहुत डिफिकल्ट तरीके से इन चीजों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं ये देखता हूँ कि कई बार स्टूडेंट्स नाबार्ड की वेबसाइट से नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स डाउनलोड करके उसको पढ़ते हैं, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक कंपोनेंट होगा, तो इससे अच्छा है कि जब आप स्कीम को पढ़ें, स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस को समझ लीजिए, आपको फिर कुछ भी अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी इन हर एक स्कीम के लिए आपको हर एक प्रोजेक्ट या फिर जो मॉडल प्रोजेक्ट्स होते हैं नाबार्ड या फिर कंसर्न वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे। सो आप बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट जरूर करिएगा। ओके, वो आपको बताना है, और जो भी क्वेश्चन मैंने बीच में पूछे आप बताइएगा। साथ ही साथ हम लोग बाकी चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्जाम एनालिसिस को छोड़ के ये जो कंटेंट वाली वीडियोस हैं जिसमें कि क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहे हैं, ये ज्यादा देखिए, है ना। ज्यादा इंटरेस्ट हमें ऐसी चीजों में होता है जो चीज कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, चाहे कितना ही कर लीजिए, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। स्कोर जरूर बताइएगा। कोर्स हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं, आपने ज्वाइन किया है तो आप
ज्वाइन कर ही रहे होंगे लाइव क्लासेस, अदरवाइज नहीं किया तो आप कर सकते हैं, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करना शुरू करिए। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।